मेरा नाम मोहम्मद कासिम खान है और मैं यहाँ टेक जोन शारा फैसल में एज एन आईटी इंस्ट्रक्टर काम करता हूँ। और मैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ाता हूँ। तो इस कोर्स अभी जो हम कोर्स शुरू करने वाले हैं उस कोर्स का नाम है डाटा स्ट्रक्चर। और हम डाटा स्ट्रक्चर जिस लैंग्वेज पर पढ़ेंगे वो है सी प्लस प्लस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर डेव सी प्लस प्लस पे। तो डाटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, तो ये वो सवालात हैं कि ये हर उस शख्स के जहन में आते हैं जब वो डाटा स्ट्रक्चर सीखने के लिए कदम आगे बढ़ाता है। तो डाटा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है सिवाय सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर की पूरी सीरीज में हम यही देखेंगे कि कैसे हम अपने सेट ऑफ डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना या मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, इसको अगर हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल पे देखें तो हमारे पास एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है जो कि है डिक्शनरी। हम सबके घरों में होती है। और डिक्शनरी को अगर हम देखें, लेट सपोज मुझे किसी भी वर्ड की मीनिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि लेट सपोज एक फ्रूट का नाम है पीच। तो मैं ये करूँगा कि जब मैं उसको उसकी मीनिंग फाइंड आउट करने जाऊँगा तो मैं डिक्शनरी में वहाँ उस पोर्शन पे जाऊँगा जहाँ से वर्ड्स पी से स्टार्ट हो रहे हैं। और फिर वहाँ पे उस तरफ उस हिस्से पे जाऊँगा जहाँ पे पी के बाद ई हो, मतलब उसी से लिंक्ड सारे वर्ड्स आगे कनेक्टेड हो हमारे पास। तो इस तरीके से मुझे क्या होगा, मुझे अपना डाटा कम टाइम में मिल जाएगा। अगर इसके बजाय ये होता कि डिक्शनरी में हम डाटा ऑर्गेनाइज ही नहीं करते, सारे वर्ड्स डिक्शनरी में मतलब लिख कर उसको प्रिंट करके डिक्शनरी हम मार्केट में अगर रख दें तो यूज़र को ये परेशानी होगी कि यूज़र को लेट सपोज अगर 1000 वर्ड्स की डिक्शनरी है तो उसको हर वर्ड से गो थ्रू करना पड़ेगा और उसको एक मीनिंग फाइंड आउट करने में मतलब 1 महीना तक भी लग सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास इस तरीके के कोर्सेज हैं। और ये कोर्सेज हमें इन कोर्सेज में हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, और कैसे उसको मैनेज करके हम उसको जब भी एक्सेस करना चाहें तो फिर वो हम कैसे विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स से पहले उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जैसे कोर्सेज पढ़ लिए होंगे। तो अब उसमें भी हमने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। अब वो कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स थे भाई, वो डाटा स्ट्रक्चर थे हमारे पास लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और उनमें से एक ही एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, और वो एग्जाम्पल है हमारे पास एरे। अच्छा, एरे में होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि एरे हमारे पास ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, और उसमें लेकिन हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास उस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में हमारे पास कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस मिल जाती हैं। और ये वो एरेज हैं जो आप लोग डेफिनेटली यूज़ करके ही आए होंगे। तो इस तरीके की हमारे पास इंडेक्सेस होती हैं एरे में। अच्छा, तो अब अगर हम एरे ही की बात करें तो हमें क्यों चाहिए डाटा स्ट्रक्चर, वो सॉरी एरेज क्यों चाहिए। अगर हमें लेट सपोज अगर कोई कहता है कि भाई इसमें हम मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं तो मैं तो उसको फिर ये भी कहूँगा कि भाई हम कुछ ऐसा कर लेते हैं ना कि हमारी लेट सपोज ये है मेमोरी, और इसके अंदर 10 वेरिएबल्स बनाकर डाटा को स्टोर करवा लें अलग अलग वेरिएबल में। लेकिन उसमें हमें मसला यहीं पे आएगा कि जब हम उन 10 अलग अलग वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल इस पोजीशन पे बना एलोकेट हुई हुई है उसकी मेमोरी, दूसरी इस पोजीशन पे, तीसरी इस पोजीशन पे, चौथी इस पोजीशन पे, पांचवी इस पोजीशन पे, और इसी तरीके से आगे अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे मेमोरीज एलोकेट हुई हुई हैं। तो डाटा
वेरिएबल वेरिएबल की फॉर्म में और एरे की फॉर्म में स्टोर करवाने में फ़र्क ये है कि हमें हमेशा एरे में कंसेक्यूटिव लोकेशंस में डाटा मिलता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसकी इंडेक्स क्या है, तो ऑब्वियसली उसकी इस एरे की इस इंडेक्स की सॉरी एरे की इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। और इसी तरीके से हमारे पास ये 1, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गई 1, और अगेन ये हो गई हमारे पास 2, और ये 3, और फिर ये 4, और ये 5। तो हाँ, एक बात और बहुत अहम जो कि याद रखने वाली है कि एरे हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होता है, और जितनी भी इसकी नंबर ऑफ इंडेक्सेस होती हैं उसमें से अगर हम -1 कर दें, तो ये हमारे पास होता है फॉर्मूला लास्ट इंडेक्स निकालने का, कि एरे की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ इंडेक्सेस -1। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अच्छा, अब हम कैसे आसानी से एरे की हर इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ एक सीधा फॉर का लूप चलाना है, और उसके वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन 0 से करवा देनी है। उससे होगा क्या कि जब लूप एक दफ़ा चलेगा जब लूप एक दफ़ा चलेगा तो वो पहली दफ़ा वेरिएबल की वैल्यू होगी 0, और डाटा आपका, लेट सपोज जो भी हम डाटा देना चाहें वो आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, लाइक दिस। और तो जब वो दूसरी दफा चलेगा तो वेरिएबल की वैल्यू होगी 1, यानी कि डाटा अब कौन सी इंडेक्स पे आके स्टोर हो जाएगा? फर्स्ट इंडेक्स पे। इसी तरीके से जब वो तीसरी इंडेक्स पे हमारे पास लूप चल रहा होगा, तो डाटा आकर स्टोर हो गया थर्ड इंडेक्स पे, और इसी तरीके से हमारा काम होता रहता है। तो अब इसी के साथ साथ एक जैसा कि हमने बताया कि एरे भी हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है, और ये बेसिकली एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसा कि हमने देखा है, इनकी तो सिर्फ थोड़ी सी मैं इंट्रो पे बात कर लेता हूँ कि जैसा कि हमने देखा है अभी कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास वो डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस में डाटा स्टोर हो रहा है। लेकिन नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? उस डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास एग्जांपल्स हैं कुछ, लाइक ट्रीज। उनके अंदर ट्रीज के अंदर भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, और ग्राफ्स होते हैं हमारे पास। तो ये वो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। इवन लिंक लिस्ट भी हमारे पास एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एक फ़र्क ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीनियर हमेशा कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस पे काम करता है, जबकि नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस पे काम करना ज़रूरी नहीं है। तो भाई वो अब अगली इंडेक्स को एक्सेस कैसे करेगा, ये सवाल बनता होगा जहन में। तो वो अगली इंडेक्स को ऐसे, या अगले वेरिएबल की मेमोरी को इस तरीके से एक्सेस करता है कि हम उसको एड्रेस दे देते हैं अब उसकी नई इंडेक्स का। तो वो क्या करता है, वो सीधा नई इंडेक्स के, यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स का एड्रेस से के थ्रू वो ट्रैवर्स करता रहता है, और डाटा को स्टोर करवाना, डाटा को प्रिंट करवाना, ये सारे काम हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं कि एरे में वेरिएबल्स, एरे में डाटा स्टोर करवाते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं, और फिर उस प्रोग्राम को, एरे के डाटा को हम प्रिंट करवा लेंगे। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं अपने डेव सी प्लस प्लस से, और अब हम एक कोड लिखना शुरू कर रहे हैं। और वो कोड जो है, उसमें हमें करना बेसिकली यही है कि हमने एक सी प्लस प्लस पे कोड बनाना है, और वो कोड हमारा होगा यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर, और वो डाटा स्ट्रक्चर होगा हमारे पास लीनियर, यानी कि एरे। तो एरे पे अब हम वैल्यूज गेट करेंगे।
और वो वैल्यूज हमने लेनी है यूजर से, यानी कि हम थ्रू कीबोर्ड इनपुट ले रहे हैं वो वैल्यूज। और जब हम वो वैल्यूज ले लेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में, उसके बाद हमने उनको प्रिंट करवानी है। तो चलें देखते हैं कि ये काम होगा कैसे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बना लेना है एक मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर ही हम एक एरे को इनिशियलाइज करवा देते हैं और उसका नाम हम रख देते हैं एरे, और उसकी नंबर ऑफ इंडेक्सेस हम रख रहे हैं 5। तो अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें चलाना होगा एक लूप, और उस लूप के लिए हमें, उस लूप की आइट्रेशन के लिए हमें चाहिए होगा एक वेरिएबल जिसका नाम हम रख रहे हैं आई, और उसको हमने इनिशियलाइज करवाना होगा 0 से। अच्छा, अब वो आई कब तक चले? मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि लेंथ ऑफ एरे हमेशा क्या होगी, जितनी भी लेंथ ऑफ एरे हो हमारे पास उसमें से हम नंबर ऑफ इंडेक्सेस -1 करेंगे तो आएगी हमारे पास लेंथ ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर हमने कितनी इंडेक्सेस ली हैं? यहाँ पर हमने ली हैं 5 इंडेक्सेस, यानी कि लेंथ क्या हुई, 5 - 1 यानी कि 4। तो अब ये लूप कब तक चलना चाहिए? जब तक आई लेस देन है या इक्वल्स टू है 4 के, और इसमें एक इंक्रीमेंट हमने करवाना है। अच्छा, यहाँ पे हम ले रहे हैं एरे के अंदर डाटा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले एरे का नाम जो कि है एर, और यहाँ पर देनी है उसकी इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई वेरिएबल से। तो अब ये लूप चलेगा हमारे पास 5 दफा, और वो पांचों इंडेक्सेस में वैल्यूज को स्टोर कर देगा। तो अब उसके बाद एक लूप हमें और चलाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ प्रिंटिंग द डाटा ऑफ एन एरे, और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि सी आउट एलिमेंट्स इन एन एरे। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक और लूप। अच्छा, ये लूप क्या करेगा, ये लूप हर एरे की हर हर इंडेक्स के पास जाएगा, और हर इंडेक्स में से वो जो भी वैल्यूज हमने गिवन होंगी, जो भी वैल्यूज हमने दी हुई होंगी, वो उनका डाटा प्रिंट करवा देगा हमारी कंसोल स्क्रीन पे। तो इसके लिए अगेन मैंने एक आई वेरिएबल ले लिया और उसको इनिशियलाइज करवाया 0 से, और अगेन उसको मैंने कहाँ तक चलाया, 5 टाइम्स, यानी कि जब तक आई लेस देन या इक्वल्स टू है 0 के, वो सॉरी 4 के, और उसमें होता रहे हमारे पास इंक्रीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने करवाना है सी आउट। सबसे पहले हम करवा देते हैं एक न्यू लाइन, ताकि हर डाटा या हर इंडेक्स का डाटा न्यू लाइन में प्रिंट हो। और यहाँ पर हमने कर दिया एरे ऑफ आई। तो अब हम ज़रा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। अच्छा, तो अब ये मुझसे मांग रहा है मेरे एरे के एलिमेंट्स। मैंने लेट सपोज इसको दे दिया फर्स्ट एलिमेंट 25, 36, 1, 4, 9। तो देखें यहाँ पर 25 मैंने पहला एलिमेंट दिया था, 25 यहाँ पर ही है, और हमारी सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमने ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।